ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज एसिड बेस बैलेंस बायोकेमिस्ट्री। एक माइनस टॉपिक है, 4.5 नंबर का इसमें से पेपर आता है। दैट इज अबाउट हाफ एसीक्यू होता है अकॉर्डिंग टू यूएचएस और 2 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर से। ठीक है, अब अगर हम एसिड बेस बैलेंस को देखें तो ये होता क्या है, ये होता है मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस इसको कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस का हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से कैसे पता चलने लगता है, वो हमें पता चलता है पीएच से। ठीक है, पीएच हमारे पास जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 7.35 से ऑलमोस्ट 7.45 तक। ठीक है, अब अगर इसके दरमियान में हमारी पीएच बॉडी की नहीं है तो वो एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा, फिर वो एसिड बेस डिसऑर्डर हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंडली आपको जो है अगर हम बात करें तो आपने क्या पता लगाना है, आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड पीएच। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हम कहते हैं कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड किस तरीके से, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो हमारे पास पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तब हमारे पास पीएच इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है रीज़न फॉर मेंटेनेंस, कि हमने पीएच को मेंटेन क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ सेल। सेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर हमारे पास पीएच मेंटेन नहीं होगी तो सेल जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इंजाइम्स, इंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स, अगर हमारे पास जो है पीएच ही मेंटेन नहीं है तो हमारे पास हार्मोन भी सही तरह से वर्क नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पास आ जाती है आयनाइजेशन, हमारे इंजाइम के आयनाइजेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा होता है जो है ये इसकी वजह से। ठीक है, पीएच को मेंटेन ना करने की वजह से। नाउ अब हम देख लेते हैं, हम बार बार जो एसिड बेस बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास एसिड और बेस ये दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, अच्छा, एक तो तोते ने बोल बोल के हद की हुई है। ओके, ना अगर हम एसिड और बेस को देखें तो हमारे पास वो सब्सटेंस जो डोनेट करा होता है हाइड्रोजन आइंस को वो एसिड होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें H2CO3, तो ये है कार्बोनिक एसिड। जब ये डिसोसिएट करता है तो ये बनाता है H+ और साथ में HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन। तो ये इसने प्रोटॉन डोनेट किया हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास HCl भी जो है वो H+ और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटॉन को डोनेट कराता है। बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे पास एक्सेप्ट कर रहा होता है हाइड्रोजन आयन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारे पास HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट है, ये इसको हमने हाइड्रोजन आयन दिया तो ये बना देगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये एक्सेप्ट कर सकता है। इट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। ओके, अब हमारे पास फिर आ जाती है बारी सोर्सेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। बेसिस का तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि बेसिस या तो हमारे पास आ जाती हैं वेजिटेबल्स से। ठीक है, वो इंसान जो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाता है उसकी बॉडी का पीएच अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.45 से ज़्यादा होता है। या फिर हमारे पास जो है वो एसिड के मेटाबॉलिज्म से आ जाती हैं। ठीक है, जबकि एसिड्स जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं वोलेटाइल और एक हमारे पास होते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब वोलेटाइल एसिड्स वो होते हैं जो हमारे पास एक्सक्रीट कर जाते हैं बहुत जल्दी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनिक एसिड। जबकि नॉन वोलेटाइल एसिड्स जो हैं वो हमारे पास एक्सक्रीट करते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कीटो एसिड आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सैलिसिलिक एसिड आ जाता है। ठीक है, और इन्हीं एसिड्स की, दोनों तरह की एसिड्स की जो सोर्सेज होती हैं वो एक तो हमारे पास होती है कि हमने कोई ड्रग खा ली बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइक एस्पिरिन। ठीक है, या हमारे पास जो है हम एनिमल मीट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी वेजिटेबल्स खाने वालों की बॉडी का पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है और एनिमल्स जो है वो गोश्त खाने वालों का जो है वो पीएच एसिडिक होती है। अब कुछ पीएच की वैल्यूज़ आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, वो क्या है, वो है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पीएच हमारे पास होती है 7.35 से 7.45 के दरमियान। ठीक है, अगर हम वैल्यू देखें तो 7.40 हम इसको लिख लेते हैं एवरेज के तौर पर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की पीएच हमारे पास होती है 6.0 से 7.4। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यूरिन की पीएच जो सी है वो होती है 6.0 से 8.0। हमारे पास गैस्ट्रिक HCl की जो पीएच होती है वो होती है 0.8। हमारे पास स्केलेटल मसल की पीएच होती है ऑलमोस्ट 6.0। इसी तरीके से हमारे पास RBCs की जो पीएच होती है वो होती है 7.2। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपैटिबल पीएच क्या होती है।
ठीक है। कंपैटिबल पीएच, पीएच की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर इंसान सर्वाइव कर सकता है, यानी कि इसकी हमारे पास रेंज आ जाती है 6.8 से 7.8। ठीक है, यानी आपके पास क्या होगा, अगर आपकी पीएच बॉडी की 6.8 से कम हो गई या 7.8 से ज़्यादा होगी तो इवेंचुअली हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बंदा फौत हो जाएगा, अल्लाह ताला का प्यारा हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये सारी बात हमने करी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की पीएच हमारे पास कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि एक तो यहाँ पर जो है वो कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होती है। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इन केस हाइपोक्सिया हो गया तो फिर आपके पास एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये दो रीजन होती हैं आपके पास आईसीएफ की जो है वो पीएच ज़्यादा एसिडिक होने का एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास पीएच अगर मेंटेन नहीं है, इससे कम या ज़्यादा है तो इवेंचुअली डेथ हो जाती है। अब अगर हमारी पीएच मेंटेन होने से जो है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे हो रही है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं उनमें हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, 3 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। एक ये क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, या लाइक तो तोते ने तंग किया हुआ है। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है बफर सिस्टम। ओके, बफर सिस्टम। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे लंग्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेनल सिस्टम, यानी कि हमारी किडनीज। बफर सिस्टम जो है वो सेकंड से मिनट में वर्क करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम मिनट से आवर्स में एक्टिवेट हो सकता है, और रेनल सिस्टम जो है वो आवर्स से बहुत दिनों तक एक्टिवेट रहता है। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि बफर सिस्टम किस तरह काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब पीएच नॉर्मल से हट गई, कम या ज़्यादा हो गई, तो बफर सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक। वो कंपोनेंट में से जो भी हमें चाहिए होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो आके जो है हमारे पास अटैच हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ, या जो भी एसिडिक या बेसिक कंपोनेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और इस तरीके से जो है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और हमारी जो पीएच को मेंटेन कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत ज़्यादा हम जो है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं या बहुत कम एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास इस जो है वो हमारी पीएच कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करते हैं। रेनल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, एज ऑल ऑफ यू नो, के यूरिन की प्रोडक्शन होती है। अब ये यूरिन एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा वो भी हमारी बॉडी के पीएच पे मेंटेन करता है कि हमने हमारी बॉडी की पीएच क्या है और हमने उसको किस तरफ लेकर जाना है। तो इस तरीके से हम यूरिन की प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी करी होती है, जो कि जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर कि नॉर्मली डेली तौर पे रोज़ाना के रोज़ाना ये बहुत अच्छा काम कर रहा है।